अफेयर्स की दूसरी क्लास में आज हम 15 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहली क्लास भी करंट अफेयर्स की अपनी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो कि जीआईसी, जीडीसी और अल्टीगेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके 6 मंथ के करंट अफेयर्स को हम इस प्रोग्राम में सही करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। और ये प्रोग्राम है प्रभात। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड सियाल प्लांटिंग? बैम्बू बेस्ड, ऑलवेज रिमेंबर कि बैम्बू पर आधारित देश का पहला जो इथेनॉल है, एक्चुअली ये सियाल नहीं है, ये होना चाहिए इथेनॉल। इथेनॉल होना चाहिए ये। इथेनॉल बेस्ड पहला संयंत्र कहां इनॉग्रेटेड किया गया है? ये इनॉग्रेटेड किया गया है आसाम का। आसाम में एक रिफाइनरी है जो कि 1993 में, एक फिगर बना के देखते हैं कि आसाम में एक रिफाइनरी है जो कि 1993 में स्टार्ट की गई थी, जिसे हम नुमालीगढ़ कहते हैं। कई सारे लोग जिन्होंने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, उन्हें नुमालीगढ़ याद होगा। यहां पे है नुमालीगढ़, और यह खुद एक रिफाइनरी है जो कि 1993 में स्टार्ट हो रही है। अब इसी रिफाइनरी के पास ही एक संयंत्र स्थापित किया गया है जिसे इथेनॉल। इथेनॉल के साथ एक बड़ी खास बात है कि ये या तो ग्रेन से यानी अनाज से बनाया जा सकता है, फ्रूट से बनाया जा सकता है, गन्ने से भी बनाया जाता है, और इसको पेट्रोलियम में यूज करते हैं। इसको किसी भी तेल को, पेंट को मिलाने के लिए भी यूज करते हैं। इथेनॉल का उपयोग इसके साथ ही और भी काम में होता है। क्यों? क्योंकि ये कलरलेस होता है और जिस कलर में मिलाएंगे उसको वो क्या कर देगा, इंक्रीज बना देता है। फिर एक खास बात इसकी और होती है इथेनॉल की कि इथेनॉल इनफ्लेमेबल होता है, मतलब ज्वलनशील होता है, इसलिए ये पेट्रोलियम में भी यूज किया जा रहा है। तो इथेनॉल बांस आधारित है, खास बात है। अब बांस की भी बात कर लेते हैं। इंडिया चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैम्बू प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 136 टाइप के बैम्बूज इंडिया में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बैम्बू के पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश इसमें बहुत आगे हैं। दूसरा सबसे ज्यादा बैम्बू कवर्ड एरिया जो है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 की है, उसमें सबसे ज्यादा एरिया एमपी के साथ आता है। क्लियर? तो ये जो एथेनॉल एथेनॉल को हम कभी कभी इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, C2H2OH के नाम से भी जानते हैं। तो ये बैम्बू आधारित जो एथेनॉल है ये असम में लगाया गया है। और कहीं एक और टर्म न यूज कर ले तो नुमालीगढ़ असम कहे या तो नुमालीगढ़ पूछेगा तब भी आप सही कर देंगे, या असम पूछेगा तब भी सही करेंगे। इसके अलावा ये वर्ड और भी इस्तेमाल किया सकता है उस स्पेशल प्लेस को जिसे हम कहते हैं गोलाघाट। असम में नुमालीगढ़ और नुमालीगढ़ के पास गोलाघाट। तो गोलाघाट कहें या नुमालीगढ़ कहेंगे या असम कहेंगे। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग एरिया में जो एरिया है बैम्बू का वो मध्य प्रदेश के पास है, जो प्रोडक्शन है वो असम के पास है। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज द नेशनल मखाना बोर्ड? मखाना बोर्ड इनॉग्रेटेड। मखाना बोर्ड पूर्णिया में हुआ है और बेसिकली मखाना के लिए मिथिला का जो एरिया है वो जाना जाता है, जिसका इंपॉर्टेंट प्लेस है पूर्णिया। तो मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया अगर ऐसे ही प्लेस आए तो मधुबनी, मिथिला जो है वो मधुबनी आर्ट के लिए फेमस है। मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया, ये जो मिथिला का पार्ट है यहीं पे मखाना का प्रोडक्शन होता है। और देश में कुल मखाना का 90% जो है वो बिहार से आता है। मखाना को फॉक्सनट भी कहते हैं और इसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। ब्लैक डायमंड तालाब में इसका प्रोडक्शन होता है और जब ये निकालते हैं बीज तो ये ब्लैक रंग का होता है, फिर से भूनते हैं तो ये सफेद हो जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे
ब्लैक डायमंड कहते तो याद रखेंगे क्या कि मखाना ब्लैक डायमंड भी कहलाता है या फॉक्सनट कहलाता है। मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीएसटी पढ़ते चलते साथ में। रिसेंटली द फॉर्मर जज ऑफ विच कंट्री बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा कि 12 सितंबर 2025 को जो जैन जेड आंदोलन नेपाल में हुआ था, इसके बाद नेपाल में सुशीला खार्की 2016-17 में चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थी और उनको जेनजीज ने अपना नेता मान लिया और 25th चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थी, जो कि अगले आने वाले वर्ष में 2026-21 मार्च तक रहेंगी। कब तक रहेंगी सुशीला खार्की? 2026 में 21 मार्च तक अभी इंतरिम पीएम रहेंगी, जब तक कि वहां पर नया चुनाव नहीं। 25th सीजीआई थी, यूपी में बनारस की ही उनकी शिक्षा दीक्षा है। नेक्स्ट, अतुल चरण वीराकुल, या इनका पूरा नाम एक ही में है, अनुचितन चारण वीराकुल निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो शिनावात्रा की जगह नए प्रधानमंत्री थाईलैंड के बने हुए हैं। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अंतरिम हो गया। इनका पूरा नाम है अनुतिन चारण वीराकुल। अनुतिन चारण वीराकुल एक ही में है और ये कहां के बने हुए? ये थाईलैंड के बने हुए हैं। एक फिगर देख लेते हैं कि एक्चुअली ये थाईलैंड कहां पे है, क्योंकि अक्सर फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है म्यांमार का रीजन, सॉरी, ये फिगर से क्वेश्चन हमें जरूर बनते हैं, तो हमें फिगर देखना चाहिए, हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। ये है म्यांमार और म्यांमार के बाद ये जो रीजन है ये है थाईलैंड, और थाईलैंड में ही एक प्लेस है जिसे हम कहते हैं बैंकॉक। बैंकॉक जो है वो चायो फ्राय नदी पर है, याद रखिएगा। बैंकॉक जो है वो चायो फ्राय रिवर पे है, पूछता जरूर है, ठीक है। बैंकॉक चायो फ्राय। तो थाईलैंड म्यांमार और यहीं पर एक कंट्री है लाओस के साथ ये सीमाएं बनाता है, कंबोडिया के साथ भी। नेक्स्ट, मोहनलाल हु रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड ऑफ 2023 इज सुपरस्टार ऑफ विच लैंग्वेज सिनेमा। वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को मिला है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूछ रहा किस सिनेमा में है। कन्नड़ जो है वो कर्नाटक सिनेमा में है, तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, मलयालम जो है वो केरल में है और तमिल जो है वो तमिलनाडु में है। मलयालमी भाषा के ही मोहनलाल सुपरस्टार थे जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में? ये फिल्मों के क्षेत्र में आजीवन जो योगदान किया जाता है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। 1969 से, कब से दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो रहा है? सिंस 1969 दादा साहब फाल्के पुरस्कार आजीवन योगदान के क्षेत्र में दिया जा रहा है। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025? इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। अब एशिया का नोबेल ब्रेव वुमेन, एडुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स जो इंडिया का एक एनजीओ है उसको मिला हुआ है। खास बात क्या है कि ये एनजीओ रूरल और बैकवर्ड जो रीजन है उन रीजन में गर्ल्स को एजुकेट करने का काम करता है। और ये पहली बार ऐसी, या पहला ऐसा एनजीओ है जो ऐसे रीजन में जाकर गर्ल्स को एजुकेट करता है। एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे इस बार एजुकेट
गर्ल्स को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरत पड़ी, ध्यान से देखिए। 2011 की सेंसस के अनुसार, 2011 की जो सेंसस है उसमें इंडिया में जो लिटरेसी है वो 73% है। अब 73% टोटल लिटरेसी है और इसमें जो मेन लिटरेसी है वो 80.9% है, लेकिन जब फीमेल लिटरेसी की बात आती है तो ये 64.6 है। ऑल्दो कि 2011 से 2021 के 2001 से 2011 के डिकेड में जो फीमेल लिटरेसी है वो 10% से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन फिर भी 64.6 जो लिटरेसी है वो बहुत कम है। इसीलिए ये जरूरत है कि एजुकेट गर्ल्स एनजीओ जैसे और भी प्रयास फीमेल लिटरेसी के लिए किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वॉज द मिलिट्री एक्सरसाइज जापद हेल्ड इन विच इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड। सैन्यभास जापद किस देश में आयोजित किया गया? जापद रूस में आयोजित किया गया और एक प्लेस है निजनीता, एक प्लेस है जिसे हम कहते हैं निजनीता गिल। तो ये जो निजनीता गिल वाला प्लेस है ये आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया है और यहीं पे जापद जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड हुई है। ऑपरेशन राहत इंड्यूस्ड बाय द इंडियन आर्मी वॉज रिलेटेड टू। ऑपरेशन राहत किस लिए? असिस्टेंस ऑफ द हिमालयन प्रदेश क्लाउड ब्रस्ट और फ्लड रिलीफ इन पंजाब। तो पंजाब में फ्लड रिलीफ के लिए ये कोशिश भारतीय मिलिट्री ने किया और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर किया। अब एक बात जान लेते हैं कि पंजाब रीजन में इस बार जो बाढ़ आई वो क्यों आई। उसके कुछ रीजन थे, जैसा पहला तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो गया है और इतना कम समय में इतना ज्यादा रेनफॉल नहीं हुआ। पहाड़ों पे ज्यादा रेनफॉल हुआ जिससे ब्यास जैसी जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो गई। पोंग बांध से छोड़ा गया पानी, भाखड़ा नांगल से भी पानी छोड़ा गया। तो डैम से पानी छोड़ना और डैम के साथ के पास भी क्या है, कोई मजबूरी है, उन्हें पानी छोड़ना ही छोड़ना है। इसके अलावा ओपन लैंड एरिया में जो कंस्ट्रक्शन है वो भी पानी को बाहर फैलने नहीं देता है, उसकी वजह से बाढ़ आ रही है। लेकिन ज्यादा बड़ा रीजन जो है वो पहाड़ों पे ज्यादा वर्षा और ब्यास के जो पोंग डैम है और जो भाखड़ा नांगल डैम है वहां से पानी काफी छोड़ा गया। Where did the joint military exercise सागरमाथा मिलिट्री 24 बिटवीन नेपाल एंड चाइना? देखिए सागरमाथा किसके बीच है? नेपाल और चाइना के बीच है और ये काठमांडू के पास किया गया है। किस लिए? फॉर टेररिज्म एंड फॉर द डेवलपमेंट इन द हिमालयन वॉर एरिया। दो इसके बड़े रीजन हैं, आतंकवाद और किस लिए? जो हिमालयन रीजन में एक्सरसाइज का एक बड़ा होता है कि आपदा में कैसे काम किया जाए, तो उसके लिए दोनों ने मिलकर काम किया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन स्वर्ण किससे संबंधित है? जैसे ही ऑपरेशन स्वर्ण आएगा, गोल्ड माइन एक्सप्लोरेशन नहीं, रिवर कंजर्वेशन। हमेशा याद रखिएगा ऑपरेशन स्वर्ण किससे संबंधित है? रिवर कंजर्वेशन। और कहां से? तिरुपति का जो अर्बन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो क्या करता है? उसने वहां पे एक रिवर है स्वर्णमुखी रिवर, जिसपे तिरुपति है। 130 किलोमीटर की ये रिवर है जिसके रिहैबिलिटेशन के लिए तिरुपति का जो विकास प्राधिकरण है, अर्बन डेवलपमेंट TUDA, वो काम कर रहा है। तो TUDA नदी संरक्षण, और कौन सी नदी? स्वर्णमुखी, जिसके किनारे तिरुपति और श्रीकालहस्ती बसे हुए हैं। तो कौन कोशिश कर रहा है? तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है। और किसके लिए? स्वर्णमुखी नदी के संरक्षण के लिए, जो 130 किलोमीटर की है। ठीक है।
नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्क मेड इंटायरली फ्रॉम द सिरेमिक वेस्ट, अनोखी दुनिया। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि सिरेमिक पार्क जो बन रहा है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे अनोखी दुनिया। और कहां बन रहा है? यूपी में जो खुर्जा है, जो कि बुलंदशहर के पास है। एक फिगर यूपी का बना लेते हैं, यूपी को जाने। वो बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि यूपी के कंटेंट को मैप के थ्रू दिखाया गया है। तो बुलंदशहर जो है वहीं पे खुर्जा है जो कि पॉटरी सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। तो उससे जो वेस्ट बच रहा है, उस वेस्ट से अनोखी दुनिया कलाकृतियों का एक पूरा पार्क जैसा बनाया जा रहा है और वो खुर्जा में बनाया जा रहा है। अनोखी दुनिया, उसका नाम याद रखिएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या नाम है उसका, तो आप कहेंगे अनोखी दुनिया। ठीक है, चलिए। और ये खास बात कि वो पीपीपी मॉडल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर है। 5 करोड़ से कुछ ज्यादा का वो पूरा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड सिटी? एआई पावर्ड सिटी आए, बेंगलुरु का नाम ना हो सकता है, ग्रेटर बेंगलुरु। कहां पे ये हो रहा है? एक बन रही है सिटी ग्रेटर बेंगलुरु, और ये पूरा सिटी 2000 करोड़ का एक प्रोजेक्टेड सिटी है जो 9000 एकड़ में डेवलप किया जा रहा है। ज्यादातर एप्लीकेशंस वहां पर एआई करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? द चोला टाइगर्स। द चोला टाइगर्स अमीश त्रिपाठी की एक किताब है। एक्चुअली वो किताबों का एक संग्रह, कहानियों का, एक किताबों का एक संग्रह उनका है। द चोला टाइगर्स उसी का पार्ट है। और ये जो कहानियों का संग्रह है, उसकी पहला जो पार्ट था वो सुहेल देव से रिलेटेड था। ठीक है, और उसका जो नाम था वो था द लीजेंड ऑफ सुहेल देव, इंडिया क्रॉनिकल। एक्चुअली जो बुक किताबों का संग्रह कहानी उनका वो इंडिका क्रॉनिकल है, और उसमें द लीजेंड ऑफ सुहेल देव पहली थी और दूसरी क्या है? द चोला टाइगर्स। ये एकदम सही है। फिर मदर ऑफ मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय का अपनी मां के साथ संबंध की ये बुक है, ये सही है। फिर जनतंत्र का बायोस्कोप, ये उमेश मिश्रा की कहानियां हैं, ये बिल्कुल सही है। संविधान क्यों मायने रखता है? जस्टिस संजीव खन्ना की बुक नहीं है। ये किसकी है? ये है डी.वाई. चंद्रचूर्ण। किसकी है? डी.वाई. चंद्रचूर्ण, जो कि 50वें सीजे आई थे, तो उनकी किताब है। जस्टिस संजीव खन्ना की ये किताब नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर पीस इज सेलिब्रेटेड। ये 21 सितंबर है। इंटरनेशनल डे फॉर पीस 21 सितंबर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1981 में यह मनाया जाना शुरू किया। एक्ट फॉर 21 सितंबर है। थीम क्या है? 2025 की थीम जो है वो है एक्ट फॉर नाउ फॉर अ बेटर वर्ल्ड, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, सॉरी, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। कब से मनाया जा रहा है? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एकदम याद रखिएगा। और कब से? सिंस 1981, सिंस 1981। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ ओजोन डे? जब भी ओजोन डे आए ना, 16 सितंबर याद रखिएगा। जब भी ओजोन डे आए 16 सितंबर 1987 याद रखिएगा। जब भी आए तो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा। जब भी ओजोन डे आए तो आप ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी ओजोन परत को क्षरण करने वाले कारकों को
कम करने का डे। तो 16 सितंबर जो ओजोन डे है ना, वो ओडीएस को कम करने के लिए है। और जब आएगा 1985 का वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन ये किसके लिए है? ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, 16 सितंबर 1987 ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का टाइम है। ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस, ओजोन परत को खत्म करने वाले सब्सटेंस है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हुआ, इनको कम करने का के लिए है। ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हुआ, इनको कम करने के लिए है। अब पूछ रहा है इसकी थीम क्या है? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। याद रखिएगा, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी होता है जो डिप्लीट करता है। क्लोरीन और फ्लोरीन ये सबसे ज्यादा डिप्लीट करते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन से बहुत ज्यादा गुना फ्लोरीन ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस आपके हुए करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स का सेक्शन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बात द टीचर्स टुडे के इस प्लेटफॉर्म से बेहतर आपको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज वी आर एक्टिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। We also provides you the taste of GS through the current affairs. That's why the teachers today is different from others. Goodbye.